सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ परीक्षा मंथन का करंट अफेयर्स। लक्ष्य 4 टॉपिक है रोम घोषणा और G20 शिखर सम्मेलन। IR का टॉपिक है। G20 समूह की 16वीं बैठक का आयोजन 30 और 31 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम शहर में किया गया है। G20 की बैठक कहाँ की गई है? इटली में किया गया है। कौन सा शहर में? रोम में। ये कैवी बैठक थी? 16वीं बैठक थी। कब किया गया? तो 30 और 31 अक्टूबर 2021 को। इसकी अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी द्वारा की गई है। इटली का प्रधानमंत्री कौन है? मारियो ड्रैगी। मारियो ड्रैगी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है। इस शिखर सम्मेलन का समापन G20 नेताओं द्वारा रोम घोषणा पत्र अपनाने के साथ हुआ। रोम घोषणा पत्र अपनाया गया। G20 रोम घोषणा पत्र अपनाने के साथ हुआ था G20 का समापन, शिखर सम्मेलन का समापन। ठीक है। अगला टॉपिक है शिखर सम्मेलन का एजेंडा और मोटो क्या था? ये जो शिखर सम्मेलन है इसका एजेंडा और मोटो क्या था? मोटो था पीपुल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। G20 का मोटो क्या था? तो पीपुल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, याद रखिएगा। एजेंडा जलवायु परिवर्तन था। आर्थिक सुधार, महामारी और वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट का दर। आगे देखिए। रोम घोषणा पत्र में G20 सदस्य राष्ट्र के नेताओं द्वारा की गई प्रतिबद्धता। क्या क्या प्रतिबद्धता की गई ये देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान से 2025 तक प्रत्येक वर्ष $100 बिलियन की राशि प्रदान करना। 2025 तक प्रत्येक वर्ष $100 बिलियन की राशि प्रदान करना। किस चीज़ के लिए? तो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए। तो ये जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं इन लोगों ने घोषणा किया कि $100 बिलियन हम लोग राशि प्रदान करेंगे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए 2025 तक। वर्ष 2021 के अंत तक सभी नए कोयला संयंत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण समाप्त करने का प्रावधान। नया जो कोयला संयंत्र है इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण समाप्त करने का प्रावधान किया गया। 2021 तक जो कोयले को लेकर के जो संयंत्रों का निर्माण किया जाता है उसमें जो वित्त पोषित किया जाता है समूहों के द्वारा, इसकी समाप्ति की बात की गई है। ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए अनुकूल कार्यवाही करना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित करने की बात की है। ग्लोबल वार्मिंग जो तापमान की जो दर बढ़ रही है। G20 के नेताओं द्वारा WHO को कोविड-19 टीके की प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रमाणीकरण करने के लिए सशक्त बनाने की सहमति व्यक्त की गई। G20 नेताओं के द्वारा क्या किया गया? तो नेताओं द्वारा WHO को कोविड-19 टीके की प्रक्रिया को तेज करने के लिए और उसका प्रमाणीकरण करने के लिए सशक्त बनाने पर सहमति की गई। यानी कि कोविड-19 की भी बात चली थी इस घोषणा पत्र में। भारत के द्वारा की गई घोषणाएं। G20 में भारत के द्वारा क्या क्या घोषणाएं किया गया? भारत की ओर से G20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तथा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को G20 समिट का शेरपा नियुक्त किया गया। भारत की तरफ से G20 समिट का शेरपा किसे नियुक्त किया गया था? पीयूष गोयल को। और इसका नेतृत्व, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। शेरपा किसे नियुक्त किया गया था G20 में? पीयूष गोयल को। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे देखिए।
दुनिया भर में वैक्सीन असमानता को दूर करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए भारत द्वारा वर्ष 2020 के अंत तक 5 बिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित है। 2020 के अंत तक 5 बिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक का उत्पादन करने का निर्धारित है। भारत ने वैक्सीन अनुसंधान, निर्माण और नवाचार पर भी जोर दिया। आगे चलिए। वन अर्थ वन हेल्थ का नारा, जो किसी भी प्रकार की महामारी के विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक सहयोगी दृष्टिकोण साबित हो सकता है। ये भारत की तरफ से नारा दिया गया, वन अर्थ वन हेल्थ, हेल्थ के लिए सर्वसम्मति, वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, ये नारा किसने दिया? भारत के द्वारा दिया गया। भारत ने लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और G20 देशों को भारत को आर्थिक सुधार व आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण में भागीदारी बनाने हेतु आमंत्रित किया। भारत ने वैश्विक वित्तीय ढांचे को अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए 15% न्यूनतम कॉर्पोरेट कर के G20 के निर्णय को भी सराहना की। ठीक है, तो यहाँ पे G20 के निर्णय का सराहना किया किस रूप में? तो 15% जो न्यूनतम कॉर्पोरेट दर कर दिया गया था और ये एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष माना गया। तो भारत ने वैश्विक वित्तीय ढांचे को अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए 15% न्यूनतम कॉर्पोरेट कर के G20 के निर्णय की भी सराहना की। ठीक है, यानी कॉर्पोरेट जो कर है, टैक्स है, उसको कितना प्रतिशत करने की बात किया गया है? 15%। ठीक। G20 के पूर्ण सदस्य कौन कौन हैं? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कौन नहीं है कौन है, इसलिए ध्यान रखिए, मैपिंग आप कर लीजिएगा। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, ये सारे G20 के पूर्ण सदस्य हैं। आगे देखिए, बदलते परिदृश्य में G20 समूहों की प्रासंगिकता। वैश्वीकरण में वृद्धि और विभिन्न मुद्दों की जटिलता के मद्देनज़र हाल के G20 शिखर सम्मेलनों में बृहद अर्थव्यवस्थाओं और व्यापार पर ध्यान केंद्रित किए जाने के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले विकास, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा, स्वास्थ्य, आतंकवाद विरोधी प्रवासन और शरणार्थी जैसे वैश्विक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया है। G20 समूहों द्वारा इन वैश्विक मुद्दों को हल करने की दिशा में अपने योगदान के माध्यम से एक समावेशी और संधारणीय विश्व बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। तो यहाँ पे प्रासंगिकता की बात कर ली गई। अगला टॉपिक है भारत की डिहाइफनेशन नीति, इजराइल और फिलिस्तीन। हाल ही में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित पक्षों के साथ सहयोग बनाए रखते हुए पश्चिम एशिया के एक अस्थायी भूमिका निभाने के लिए भारत के समर्थन का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि भारत हाल के वर्षों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक डिहाइफनेशन नीति का पालन कर रहा है। हाइफिनेटेड पॉलिसी किसके बीच है? भारत, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच है। तो ये नीति आपका इजराइल और फिलिस्तीन के बीच है। कौन सी नीति की बात की जा रही है? डिहाइफिनेशन नीति। और इसका पालन कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। COP26 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री हैं
इन्होंने सभी संबंधित पक्षों के साथ सहयोग बनाते हुए पश्चिम एशिया में एक अस्थायी भूमिका निभाने के लिए भारत के समर्थन का आह्वान किया था। और इस प्रकार से डीहाइफिनेशन पॉलिसी का भी समर्थन कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। डीहाइफिनेशन पहले नीति है क्या, इस चीज़ को समझ लीजिए। दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत की नीति पहले 4 दशकों के लिए स्पष्ट रूप से फिलिस्तीन समर्थक होने से लेकर बाद के 3 दशक में इजरायल के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध के साथ संतुलन बनाने वाली रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से विवाद संघर्ष चलता रहा है। इसमें भारत का जो रुख रहा है, भारत 4 दशक यानी 40 साल लगभग किसका समर्थन में रहा? फिलिस्तीन के समर्थन में रहा। लेकिन इसके बाद से 30 साल जो 3 दशक है, इसके बाद 40 दशक के बाद जो 3 दशक है, इसमें इजरायल के साथ वो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया गया है। यानी कि इन दोनों के बीच संतुलन बनाने वाली इसकी मैत्रीपूर्ण संबंध रही है, किसकी? भारत की। लेकिन हाल के वर्षों में भारत की स्थिति को भी इजरायल समर्थक के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अब ये संतुलन से काम नहीं ले रहा है। ठीक है, अब भारत किसकी समर्थन कर रहा है? इजरायल समर्थक हो गया है भारत। अब आगे देखिए, वर्ष 2017 में एक अभूतपूर्व कदम के रूप में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दोनों देशों के बजाय केवल इजरायल का दौरा किया गया। अब प्रधानमंत्री जो दौरा करते हैं उसमें दोनों देशों में दौरा नहीं किए थे, केवल कहाँ किए थे? इजरायल में। इसके बाद प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा भी की, जो भारत के नवीन नीति की ही निरंतरता है। पहले इजरायल गए थे, उसके बाद फिर गए थे फिलिस्तीन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात यात्रा किए थे। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि पहले की नीति से हटकर और इन दो प्रतिद्वंदियों के प्रति एक स्वतंत्र नीति का समर्थन करना भारत की विदेश नीति में डीहाइफरनेशन कहलाता है। डीहाइफरनेशन क्या है? ये एक स्वतंत्र नीति है जो भारत फॉलो करती है दो प्रतिद्वंदी देशों के बीच। इसका अर्थ यह है कि दोनों देशों के साथ हितों को देखते हुए भारत के संबंध इजरायल और फिलिस्तीन के साथ अलग अलग होंगे। दोनों देश से भारत का हित किस प्रकार से होगा और उसके साथ स्वतंत्र संबंध किस प्रकार से बनाए रखना है ताकि किसी का समर्थक ना कहलाया जाए। तो ये जो संतुलन वाली नीति है, ये भारत की डीहाइफरनेशन नीति कहलाता है, याद रखिए। अगला टॉपिक है 16वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने 16वें पूर्वी शिखर सम्मेलन EAS में भाग लिया। इस सम्मेलन में इंडो पैसिफिक, दक्षिण चीन सागर, संयुक्त राष्ट्र, समुद्री कानून संधि अनक्लॉस, आतंकवाद और कोरियाई प्रायद्वीप तथा म्यांमार की स्थिति सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मुख्य बिंदु: इंडो पैसिफिक। भारत के एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आसियान केंद्रीयता के सिद्धांत पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की पुष्टि की गई। इसमें इंडो पैसिफिक और भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पर आसियान आउटलुक के बीच मौजूदा तालमेल की स्थिति पर प्रकाश डाला गया। लचीले वैश्विक मूल्य श्रृंखला। एक लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला के महत्व पर बल दिया गया और इंडो पैसिफिक देशों को क्वाड प्रायोजित वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। वर्ष 2022 के अंत तक वैश्विक आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए क्वाड देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की साझेदारी में भारत में वैक्सीन की कम से कम 1 अरब खुराक के उत्पादन में मदद करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
आसियान कोविड-19 रिकवरी फंड के लिए भारत के 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समर्थन का आभार व्यक्त किया गया। बहुपक्षवाद। भारत बहुपक्षवाद, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के साझा मूल्यों के प्रति सम्मान को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा पर वैश्विक मानकों को विकसित करने के लिए विचार विमर्श भी किया गया है। अगला टॉपिक है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। 27 से 29 अक्टूबर 2021 को 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, तो 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम है, ठीक है, ऑफलाइन कार्यक्रम नहीं है, ये ऑनलाइन कार्यक्रम है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है 21वीं सदी के दौरान समुद्र रणनीति में विकास। विषय क्या है? 21वीं सदी के दौरान समुद्र रणनीति में विकास, अनिवार्यता, चुनौतियां और आगे का रास्ता पर ध्यान केंद्रित था। इसकी थीम, इसके विषय को ध्यान रखिए, 21वीं सदी के दौरान समुद्र रणनीति में विकास, अनिवार्यता, चुनौतियां और आगे का रास्ता पर केंद्रित था। ठीक है। मुख्य बिंदु। विदित हो कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग है, ये भारतीय नौसेना के लिए शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है, जिसे 2018 में पहली बार आयोजित किया गया था। कब से शुरू चलता आ रहा है? 2018 में। कितना दिन चलता है? 3 दिन। व्यापक विषय के तहत इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2021 में 8 विशिष्ट उप विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो इस प्रकार है। 8 विशिष्ट उप विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया था। देखिए उप विषय कौन कौन सा है। इंडो पैसिफिक समुद्री रणनीतियाँ, समग्रता, विचलन, अपेक्षाएं और आकांक्षाएं, समुद्री सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए अनुकूल रणनीतियाँ, बंदरगाहों के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय समुद्री कनेक्टिविटी और विकास रणनीतियाँ, सहकारी समुद्री क्षेत्र जागरूकता रणनीतियाँ, कानून आधारित इंडो पैसिफिक समुद्री आदेश के बारे में कानून के बढ़ते हुए दायरे का प्रभाव, क्षेत्रीय सार्वजनिक नीति, समुद्री भागीदारी को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा और शमन रणनीतियाँ, समुद्र में मानव रहित समस्याओं से निपटने की रणनीतियाँ। अगला टॉपिक है UNSC में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी जब उसने रूस और चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में अफगानिस्तान में हिंसा की निंदा और शांति बहाली की प्रतिबद्धता से संबंधित प्रस्ताव पर वीटो न करने के लिए राजी कर लिया। उस प्रस्ताव को यह भी कहा गया है कि अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश पर हमला करने या धमकी देने या आतंकवादियों को पनाह देने या प्रशिक्षित करने या आतंकवादी कृतियों की योजना बनाने या उन्हें वित्त पोषित करने के लिए नहीं किया जाए। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों की पहचान की और अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्व के परिदृश्य में तालिबान की अनिवार्यता प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों ने पहले ही चेतावनी दी कि प्रस्ताव के अमल पर ही तालिबान सरकार के बारे में फैसला किया जाएगा। जहां तक रूस की बात है तो अमेरिका की अपमानजनक हार का साथ बनना उसके लिए खुशी का क्षण था, जबकि चीन ने महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षी के मद्देनज़र तटस्थ रुख अपनाया। नोट देख लीजिए। UNSC में अफगानिस्तान में हिंसा की निंदा वाले प्रस्ताव पर
रूस और चीन को वीटो न करने के लिए राजी करना भारत की बड़ी उपलब्धि है। रूस और चीन को वीटो न करने के लिए राजी कर लिया था। यूएनएससी क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन है, उसका 6 प्रमुख हिस्सों में से एक यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मुख्य कार्य विश्व भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मुख्य कार्य क्या है? शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों को जोड़ना और इसके चार्टर में बदलाव से जुड़ा काम की सुरक्षा परिषद के काम का हिस्सा है। अगर दुनिया के किसी हिस्से में मिलिट्री एक्शन की ज़रूरत होती है तो सुरक्षा परिषद रेजोल्यूशन के जरिए उसे लागू भी करता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रमुख तथ्य इसका देख लीजिए। इसमें कुल 15 मेंबर हैं यूएनएससी में। इसमें 5 अस्थायी सदस्य देश है यूएनएससी में, जबकि 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। देश हर 2 साल में बदलते रहते हैं, 2 साल में चेंज होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चयन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा किया जाता है। सीट हासिल करने वाले को सभी वोट करने वाले सदस्यों के कम 2/3 वोट मिलने की ज़रूरत होते हैं। अगर कभी 2 देश ऐसी स्थिति में फंसते हैं कि दोनों में से किसी को भी 2/3 वोट ना मिले तो फिर वोटिंग होती है। यह तब तक होती है जब तक किसी एक को 2/3 वोट ना मिल जाए। 1979 में जब ऐसा ही मामला क्यूबा और कोलंबिया के बीच आया तो जनरल असेंबली को 154 राउंड वोटिंग करनी पड़ी थी। इसके बाद फैसला नहीं हो पाया और इन दोनों देशों ने मेक्सिको की सदस्यता पर हामी भर ली थी। वर्ष 2021 में भारत 10 साल बाद फिर से सुरक्षा परिषद का सदस्य बना। इससे पहले 1950 से 51, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92, 2011, 12 में भारत यह जिम्मेदारी निभा चुका है। भारत को 192 वैलिड वोटों में से 184 वोट मिले हैं। उसे एशिया पैसिफिक कैटेगरी के लिए चुना गया था। तो भारत अस्थायी देशों के रूप में शामिल है। अमेरिका का अन्य देशों से सैन्य हस्तक्षेप से किनारा। अमेरिका का अन्य देशों से सैन्य हस्तक्षेप से किनारा। अफगानिस्तान से सैन्य वापसी समेत कई अन्य घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका अब पुलिसमैन की भूमिका से पल्ला झाड़ना चाहता है। बाइडेन के हालिया बयान के आधार पर विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि अमेरिका अब विभिन्न देशों में सैन्य हस्तक्षेप की नीति से किनारा करना चाहता है। बाइडेन ने कहा, अनवरत चलने वाले युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है। इस परिवर्तन का संकेत देने वाले 4 प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। सऊदी अरब में तैनात मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सऊदी अरब में यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से हमला जारी है, लेकिन अमेरिका ने मिसाइल डिफेंस प्रणाली और पैट्रियट बैटरी को सऊदी अरब से हटा लिया है। सऊदी अरब के मित्र राष्ट्र होने के बावजूद यह फैसला किया गया है। राइस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता क्रिश्चियन उलरिचसेन के अनुसार ओबामा, ट्रंप और अब बाइडेन प्रशासन ने सऊदी अरब से पीछा छुड़ाने के फैसला लिए हैं। इसके पहले रियाद से 150 किलोमीटर दूर स्थित प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर वर्ष 2019 में ड्रोन हमले के बाद से अमेरिकी सैनिक तैनात रहते थे। अफगानिस्तान में चली 20 साल की लड़ाई के बाद सैनिक की वापसी। तालिबान से समझौते के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से सैनिक वापसी का फैसला किया है। अमेरिका के इस फैसले की खुद उस देश की तीखी आलोचना की गई है। वर्ष 2021 में 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर एक तरफ अमेरिका में शोक मनाया जा रहा था
तो तालिबान अपने नए झंडे का काबुल में ध्वजारोहण कर रहा था। 9/11 में हमला हुआ था, 9/11 को। लेकिन अमेरिका तमाम आलोचनाओं और साख पर आती आंच के बावजूद फैसला पर डटा रहा। अफगानिस्तान ने 100 अरब डॉलर से अधिक रकम बहाने के बाद अमेरिका ने आखिरकार साफ कर दिया कि वह अपने सैनिक को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। अफगान सेना को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। ये बयान नीति परिवर्तन की ओर स्पष्ट इशारा करते हैं। इराक से 18 साल बाद सैन्य वापसी। इराक में सद्दाम हुसैन का अंत करने के लिए वर्ष 2003 में अमेरिकी सेना ने सैन्य अभियान शुरू किया, लेकिन 18 साल बाद इसे अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। अमेरिका ने ऐलान किया है कि उसके बचे हुए करीब 2500 सैनिक भी इस साल के अंत तक वापस आ जाएंगे। वर्ष 2008 में इराक में अमेरिका के सर्वाधिक सैनिक 1.57 लाख सैनिक हुआ करते थे। राष्ट्रपति बाइडेन ने फौज वापसी को सही ठहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज को वापस बुलाने के फैसले को तार्किक और उचित मानते हैं। उनके मुताबिक अफगानिस्तान के बारे में फैसला केवल अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं है। इसी आधार पर विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की रुचि वैश्विक पुलिसमैन की भूमिका निभाने में अब नहीं रही। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार। टेरर फंडिंग की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को लगातार तीसरे साल ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। FATF के अनुसार पाकिस्तानी सरकार आतंकवाद के खिलाफ 34 सूत्रीय एजेंडे में से 4 को पूरा करने में विफल रही है। अमेरिका जो है 34 सूत्रीय एजेंडा है, उसमें से 4 एजेंडे को पूरा करने में विफल रही है, इसलिए वो ग्रे लिस्ट में बरकरार है। ध्यातव्य है कि FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। FATF 2018 में डाला था पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से हटाने का फैसला अप्रैल 2022 में आयोजित होने वाले FATF के अगले सत्र में लिया जा सकता है। अब 2022 में होगा जो FATF का सत्र, उसमें फैसला लिया जा सकता है कि इसको ग्रे लिस्ट में रखा जाए या फिर उससे निकाला जाए। तुर्की के अतिरिक्त जॉर्डन और माली को भी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। FATF में कौन कौन है? पाकिस्तान है, जॉर्डन है, माली है, तुर्की है। जबकि बोत्सवाना और मॉरिशस को इस सूची से हटा लिया गया है। किसे किसे हटा लिया गया है? बोत्सवाना को और मॉरिशस को। अब समझ लीजिए FATF होता क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण और अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने के लिए कानूनी, नियामकीय और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। इसमें 37 अस्थायी सदस्य देश हैं। इजराइल और सऊदी अरब पर्यवेक्षक की भूमिका में है। टोटल इसमें कितना सदस्य देश है? 37। पर्यवेक्षक की भूमिका में कौन कौन है? इजराइल है और सऊदी अरब है। अभी हाल ही में किसे हटाया गया है? तो बोत्सवाना और मॉरिशस को। और इस सूची में कौन कौन बरकरार है? तुर्की है, जॉर्डन है, माली है, पाकिस्तान है, सब ग्रे लिस्ट में। FATF स्थापित कब हुआ था? 1989 में। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को जो देश वित्त पोषण करता है और इस प्रकार से जो वैश्विक खतरे से संबंधित रखता है, तो उसके लिए कानूनी, नियामकीय परिचालन उपाय है कि उसे FATF में रख दो। आगे देखिए,
क्वाड शिखर सम्मेलन, थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए कि FATF में जब यदि कोई देश, जैसे पाकिस्तान FATF में है, तो पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, FATF के जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है उसको क्या नुकसान होगा। तो जैसे देखिए पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो खुद दिवालियेपन के कगार पर है, और इसे जब यदि ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो इसका इकोनॉमी को और भी नुकसान होगा। जैसे में इसमें जो IMF से जो पैसे मिलते हैं, विश्व बैंक से जो पैसा मिलते हैं, यूरोपीय संघ से जो आर्थिक मदद मिलती है, ये सब मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये FATF का ग्रे लिस्ट में रहना, FATF के ग्रे लिस्ट में रहना पाकिस्तान के लिए सब मुश्किल साबित हो सकता है। और यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि FATF में कुल कितने देश हैं, तो इसमें 39 देश हैं, 39। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 37 अस्थाई सदस्य देश, ये अस्थाई सदस्य देश हैं, और प्लस 2 देश और बताया जा रहा है, इजराइल और सऊदी अरब। तो 37 और 2 ये कितना हो गया 39। अगर कुल पूछेगा तो 39, और पूछेगा अस्थाई देश कौन कौन सा है, सॉरी अस्थाई देश कितने हैं, तो 37। पर्यवेक्षक देश में इजराइल और सऊदी अरब है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक चलेगा क्वाड शिखर सम्मेलन। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।